चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आप सभी, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा, देखो चयन परीक्षा की कभी भी डेट आ सकती है। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो टीआरई 3.0 वाले हो या 4.0 वाले हो, मतलब अभी एग्जाम देना है 19 तारीख वाला या आगे एग्जाम देना है, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। खासकर बॉटनी 11 12 से जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सभी एग्जामों में आते हैं। हम उसी लेवल के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों का वो लेवल टच हो सके। याद रखना। चलिए, गुड इवनिंग अंजना जी, डायनामिक, नरेश जी, निराशा जी, ओके, सभी लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते चल रहे हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नीलम जी, शांगवी जी, सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो यहाँ मैं प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, याद रखना। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो बिहार पीजीटी बॉटनी का 499 में, और अगर मान लो आप टीजीटी वाले हैं तो आपके लिए और ज़्यादा विशेष आकर्षक क्या है कि इसके अंदर आपको बॉटनी तो मिल ही रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस सब कुछ कवर करा के दे रहे हैं मात्र 499 में। इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे सस्ता, बेस्ट क्वालिटी आपको कहीं पर भी धूड़े धूड़े मिल जाए तो आप मुझे आकर बताना, फ्री में कोर्स आपके लिए कर दिया जाएगा। कोई भी नहीं दे रहा है, और इतनी गहराई में और इतनी बेहतरीन तरीके से बहुत कम लोग पढ़ाएंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड का कोई भी स्केलर, दरोगा एग्जाम देने वाले हो या फिर आप देने वाले हो एसएससी, रेलवे, सभी के लिए साइंस का ब्रह्मास्त्र आपके लिए आ चुका है मात्र 499 में। इसमें पीडीएफ से लेके सब कुछ मिल रहा है, तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। जनरल साइंस मिल रहा है, मतलब सब कुछ मिल रहा है, बॉटनी मिल रहा है, बुक आपको अवेलेबल है ही। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा वाले अभी भी अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार खत्म करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पूरा कंप्लीट यहाँ पर कोर्स कराया जा रहा है और रात को 9 बजे भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो सब कुछ आपके लिए है। चलिए, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, तो सभी लोग ध्यान दीजिए। अब आप बोलोगे कहाँ से सर इसको हम परचेज करें, तो याद रखना, ये जो मैं आपको नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आएगा जब मैं ऐसे बोलूँगा, अब स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है। स्केलर में किसकी जॉब होती है? स्केलर में सांघवी जी जॉब होती है, वन निगम के तहत निकलती है, उत्तराखंड वन निगम, क्योंकि उत्तराखंड वादियों वाला है, तो वन निगम के डायरेक्ट भर्ती, जैसे अपने पीएससी होती है उसी तरह से डायरेक्ट भर्ती कर दी है। इस बार वहाँ पर 200 पद थे, अब 400 और पद निकल के आए उत्तराखंड स्केलर में। चलिए, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए 1 2 3, 1 मिनट रुकिए यहाँ पर। चलो, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पूरा का पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे बेहतरीन वाले आपके लिए, लेवल वाले, तो आप सभी लोग तैयार रहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का समय है आपका। टीजीटी हो, पीजीटी हो, संविदा शिक्षक वाले हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7509985404। अभी के लिए ये प्राइस है, बाकी आप बाद में देख लेना। चलिए भैया, हाँ, बिहार सीजीएल की डेट आ चुकी है भैया। सीजीएल में भर्तियां बम्पर निकलने वाली हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। बाकायदा टीचरों को आज मैं जाके बातचीत करूंगा और बेहतरीन आपके लिए लाएंगे। चलिए भाई, सभी लोगों के जल्दी जल्दी से आंसर आने चाहिए। यहाँ पर आंसर आ चुका है। चलिए, सांघवी जी का आंसर आ चुका है, सुषमा जी का आंसर आ चुका है, यहाँ पर कुमारी आरती जी का आंसर आ गया है, सबके आंसर आ रहे हैं। नग्न विषाणु क्या है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम सभी लोगों ने वायरस तो पढ़ रखा है कि वायरस भयानक सा दिखता है। भयानक का मतलब क्या होता है कि अजीब सा दिखता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। ये तो सर आपने हमें बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है, इस प्रकार से वो दिखता है, ये हमने देख रखा है, ठीक है। इसके ऐसे ऐसे ये पैर वैर सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या चीज़ होती है, कौन सी क्या है, सब चीज़ें आपको हमने पढ़ा रखी थी। इसके अंदर आप देख रहे हो ये एनवलप होता है, ये प्रोटीन का खोल होता है, प्रोटीन का बना होता है, कैप्सिड बोला जाता है, इसे कैप्सिड बोला जाता है। याद रखना, इसके अंदर आरएनए या डीएनए पाया जाता है, आरएनए या फिर डीएनए पाया जाता है। लेकिन ये जो नग्न विषाणु हैं, ध्यान से सुनना, नग्न विषाणु हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आप देखोगे तो ये एक प्रकार के वायरॉइड्स होते हैं। याद रखना, इन पर ये प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाता, ऐसे ही ये डीएनए आरएनए के टुकड़े होते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायरॉइड हो जाएगा। वायरॉइड क्या होते हैं?
प्रियन और वायरॉइड में क्या अंतर है, ध्यान देना। प्रियन में प्रोटीन पाया जाता है और इससे मैड काऊ जैसे रोग हो जाते हैं, पागला जाता है आदमी। भेड़ों में क्रेपी नामक रोग हो जाता है। तो अब वायरॉइड के बारे में जानो थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपके लिए मैं एक्सप्लेनेशन भी लेकर आता हूँ, तो दिक्कत ही खत्म है। आपको बस पीडीएफ बाद में एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। तो वायरॉइड्स याद रखना नग्न विषाणु हैं। इसको सबसे पहले डायनर व रेमर ने 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा व इनको वायरॉइड्स नाम दिया। वायरॉइड्स मात्र छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वास्तव में पेपर दे रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यही लेवल टच होता है। वायरॉइड मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं, पेपर में कभी यही लिख के दे देता है। छोटे से आरएनए के खंड को क्या कहा जाता है, वायरॉइड, प्रियन, वायरॉन, वायरस। तो आप लगा देना वायरॉइड। इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, जिनमें सिर्फ प्रोटीन होता है वो प्रियन होते हैं। इस प्रकार ये खुले पाए जाते हैं। देखो ये वायरॉइड, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर लाल लाल कलर का, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूँ, वो सब अलग अलग है, परंतु इनमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये बीमार बना देते हैं। ठीक है, संक्रमक हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं, वायरस से भी ये छोटे होते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलिए। जब कई फ्लैजिला एक छोर से छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं। मैंने आपको बैक्टीरियोलॉजी पढ़ा दिया है, याद रखना। पूरा सिलेबस टू द पॉइंट तरीके से चल रहा है। मात्र 499 में अभी आपको पीजीटी, टीजीटी, संविदा शिक्षक सब कुछ मिल रहा है। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है 7509985404। चलिए, टीजीटी के लिए 40 नंबर के लिए जनरल पेपर के लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए। बिल्कुल डॉली जी, वो 9 बजे चलता है। 9 बजे आपके लिए फुल पूरा का पूरा वहाँ पर कराया जा रहा है, तो आप 9 बजे वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जनरल पेपर वाले। चलिए चलो, ओनली स्मॉल आरएनए पार्ट। चलिए, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई देना चालू हो गए हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, चाहे गलत दो चाहे सही दो, आंसर देना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखो, जब कई सारे एक ही छोर से निकलने लगते हैं, ध्यान से सुनना, उसको बोले लोपोट्राइकस। अब आप बोलोगे सर ये लोपोट्राइकस क्या होता है, पहली बार सुना है। तो देखो, इसीलिए तो मैं ये क्लास लेकर आया हूँ, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले ये फ्लैजिला क्या होती है, एक पूंछनुमा संरचना होती है। इसके द्वारा, जैसे स्पर्म के पीछे भी एक पूंछ लगी रहती है ना, फ्लैजिला वो गति करता है, उससे चलता है धीरे धीरे। ऐसे ही इनमें चलने के लिए क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है। तो मोनो मतलब एक, मोनो, देखो ये मोनो वाला क्या आ जाएगा, मोनो में एक पूंछ आपको दिखाई दे रही है। जैसे आपने विब्रियो कोलेरा देखा होगा, विब्रियो कोलेरा हैजा वगैरह हो जाता है इससे। और एम्फीट्राइकस में क्या हो जाएगा, तो आप देखो ये एम्फीट्राइकस में दोनों ओर निकला रहता है, दोनों ओर फ्लैजिला पाया जाता है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दोनों ओर। तो ये किस में हो जाता है, स्पाइरलम, ध्यान से सुनना, स्पाइरलम में आ जाएगा। एक्वा स्पाइरलम पानी में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे लोफोट्राइकस, तो लोफोट्राइकस ये आ जाएगा, ध्यान देना, एक ही तरफ से एक ही छोर में उपस्थित होते हैं कई सारे फ्लैजिला। तो ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्यूडोमोनास वाले जो भी रहते हैं, स्यूडोमोनास, पोटीडा वगैरह, उनमें ये पाए जाते हैं। ये देखो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बॉटनी से एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें अकेला बॉटनी नहीं है, उसमें सब कुछ 14 टॉपिक कवर करके रखे हैं आपके। 14 के 14 से मैं यहाँ से चीज़ें लेकर आया हूँ। संविदा शिक्षक वर्ग 2 वाले भी पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका कभी भी डेट घोषित हो सकती है। पेरीट्राइकस में क्या जाएगा, पेरीट्राइकस में चारों तरफ से आपको क्या दिखेंगे, फ्लैजिला दिखाई देंगे। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है, वो ऐसा दिखाई देता है, ध्यान देना, चारों तरफ। तो इतना सभी को याद रखना है अगर वास्तव में पास होना है। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको लगे कि हम निकाल लेंगे अपने मन से तो पढ़ते रहिए, बाकी आप चाहो तो ये सभी चीज़ें पढ़ने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जीवाणुओं की विभिन्न प्रजातियों में फ्लैजिला की अलग अलग संख्याएं और व्यवस्थाएं होती हैं। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में एक फ्लैजिलम होता है, उदाहरण के लिए विब्रियो कोलेरी, मोनो ऐसा दिखता है। मैंने बढ़िया आपको ये दिया है, बाद में आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस हमने देखा बैक्टीरिया में एक छोर पर एक ही स्थान पर कई फ्लैजिला होते हैं। लोफोट्राइकस में एक छोर पर बहुत सारे होते हैं जो बैक्टीरिया को एक ही दिशा में चलने के लिए एक साथ काम करते हैं। तथाकथित ध्रुवीय अंग कई मामलों में फ्लैजिला के आधार कोशिका झिल्ली के लिए विशेष क्षेत्र से घिरे होते हैं।
इतना आप तो याद रखोगे, ये चलने के लिए मदद करते हैं। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस में फ्लैजिला सभी दिशाओं में होती है, पेरिट्राइकस में सभी दिशाओं में। ये देखिए, ये चीज़ अगर आपने आज से पहले नहीं पढ़ी होगी और आज तक नहीं पढ़ते तो पेपर में आपको दिक्कत आ जाती है, याद रखना। तो बैक्टीरिया आपके उसमें शामिल कर रखा है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन कवक एंटीबायोटिक बनाने में काम में आता है? उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकने वाले प्रश्न लाया हूं मैं आपके लिए। चलिए, तो जितने लोग देख रहे हैं सभी यूट्यूब वाले भी, सभी लोग क्या करिए, लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोगों के सुषमा जी का, भागीरथी जी का, माही कुमारी जी, सोनी जी, चलिए यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं दोस्त। और आप सभी लोगों के लिए कोर्स चल रहा है, 3 बजे लाइव क्लास रहती है, वहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये 7509985404 पर संपर्क करके। तो देखो, पेनिसिलियम तो आप सभी को पता ही रहता है। तो आप बोलोगे सर पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक के द्वारा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था? एंटीबायोटिक बनाया था। अच्छी बात है, लेकिन और भी रहते हैं, जैसे पेलिस्टिक्स हो जाएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स हो जाएगा, इनके द्वारा भी क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है। एंटीबायोटिक दवाई सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती है, याद रखना। ये सभी के अंदर ये होता है एंटीबायोटिक। पेपर में आए तो आप लगा दोगे। आप देखिए, पेनिसिलियम, पॉलिस्टिक्स और एस्परजिलस तीनों का ही प्रयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज कवक का एक जीनस है, वंश है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिमाइसिटीज, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पेनिसिलियम मोल्ड याद रखना। पेनिसिलियम मोल्ड प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन करता है। मतलब हमने देखा है, पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक के द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले चमत्कारिक दवाई बनाई थी, जिसे प्रतिजैविक के रूप में जाना गया था। नेक्स्ट बताइए, एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। एल्जीनिक अम्ल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, एल्जीनिक अम्ल। अब ये पढ़ाने के बाद एक बार और आप क्लास को देखना, पूरा जो मैंने आपको कवर कराया है कंप्लीट सिलेबस। और हमारा चल रहा है अभी तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज हमने कवर कराई है, मॉर्फोलॉजी हमारा चल रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एम्ब्रियोलॉजी पर आएंगे। चलिए, नीलम जी का आंसर आ गया है, सांगवी जी का, राम भास्कर जी, सोनाली जी, कुमारी आरती जी। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया। ओके, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं एप्लीकेशन वाले, बहुत बढ़िया। चलिए, एप्लीकेशन पर भी हैं बहुत सारे। तो चलो आप ध्यान देना, एल्जीनिक अम्ल किस में पाया जाता है? एल्जीनिक अम्ल बहुत सारी दवाओं के रूप में काम में आता है, पेट संबंधी विकारों को दूर करने में काम में आता है। तो बस अगर आज तक पता नहीं है तो अब चल जाएगा। ये भूरा फियोफाइसी वाले में पाया जाता है, भूरे शैवालों में ये पाया जाता है, याद रखना। इसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, भूरे शैवालों की, याद रखना, ठीक है। लाल में नहीं, रोडोफाइसिया जाएगा, ग्रीन ब्लू में, हरे में नहीं आएगा। ये भूरे शैवालों में देखिए, इस प्रकार ये भूरे जो शैवाल होते हैं उनमें ये एल्जीनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। एल्जीनिक एसिड को एल्जीनल या एल्जीनेट भी कहा जाता है। एल्जीनल या एल्जीनेट, आप तो एलजी लगाओ, पेपर में आए तो सीधा लगा देना कि फियोफाइसी का सदस्य, मतलब भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आयनिक और हाइड्रोफ्लोरिक पॉलीसैकेराइड है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के भी दी हैं। यह एक रेखीय कोपालीमर है जो अवशेष डी मैन्यूरोनिक एसिड और ये 2 एसिडों से मिलकर बना होता है, याद रखना। कभी वो पूछ ले आपसे, एल ग्लूकोरोनिक एसिड से बना है। भूरे शैवाल में कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज और एल्जीनिक एसिड होते हैं। सेल्यूलोज लोसिक दीवार बाहर से एल्जीनन के जिलेटिनस लेप से ढकी होती है। मतलब सीधा सीधा ये तो इतना चीज़ें लिख के दी हैं आपको। अगर पेपर में पूछे तो वो सटीक पूछेगा कि एल्जीनिक एसिड किस में पाया जाता है, तो आप बता दोगे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसकी भित्ति से प्राप्त किया जाता है। और किसका सदस्य? फियोफाइसी, याद रखना, फियोफाइसी मतलब भूरा शैवाल। चलते हैं आगे, बताइए मुझे, निम्न में से किसे वुल्फ मॉस कहते हैं? जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मॉस वाला, मॉसेस पूरा हमने ब्रायोफाइटा कवर किया था, तब मैंने ये पढ़ाया था आपको अच्छे से। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा बैच तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रही है, लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, सब कुछ उसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ये आपका डेमो चल रहा है, यहाँ पर याद रखना ये पूरा एप्लीकेशन पर चल रहा है, बाकी हमारा वहीं पर ये प्रैक्टिस सेशन है, आपके पेपर तक चलेगा ताकि सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। चलिए, ओके, समय आपका होता है समाप्त। नीलम जी का आंसर आ चुका है। इधर यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पूनम जी, सोनाली जी, निराशा जी, विकास जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं भैया, निम्न में से किसे वुल्फ मॉस के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर दिया है, लिथेरिया बुलपाइना।
ये जो लिथेरिया बुल्पाइना मॉस होता है, याद रखना, ये क्या करता है, ये नॉर्मली जो भेड़िया रहता है ना, भेड़िया, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने ये लगाया है हिरण जैसा रेंडियर, देखो मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बता रहा हूँ भेड़िया, तो ये लिथेरिया बुल्पाइना बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसको अगर भेड़िया खा लेता है तो मर जाता है, तो भेड़ियों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन आप जो देख रहे हो ये रेंडियर है, रेंडियर, तो ये रेंडियर जो खा रहा है इस मॉस को बोला जाता है रेंडियर मॉस। ये ब्रिटिश क्षेत्रों में पाया जाता है, ये क्लेडोनिया रेंजीफेरेना है। ये क्लेडोनिया रेंजीफेरेना को क्या बोला जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है। ये जो खा रहा है वो कौन सा मॉस है, क्लेडोनिया रेंजीफेरेना। अब आप बोलोगे सर यार इतने कठिन नाम कैसे पास होंगे, अब आप बच्चों को पढ़ाओगे आगे जाकर, जब आपको ही नहीं आएगा तो बच्चों को क्या भविष्य होगा, फिर बच्चे क्या करेंगे, बैठेंगे बस सब गप्पे मारोगे आप सब लोग उनके सामने। चलिए तो देखिए, लिथेरिया बुल्पाइना आर्कटिक और अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाला पीले हरे रंग का लाइकेन है। ये कवक और शैवाल से मिलकर बनने वाली संरचना लाइकेन है, इसको मॉस बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये मॉस आ रहा है मतलब ब्रायोफाइटा में डाल देंगे हम, तो तुम्हारे ब्रायोफाइटा में डालने से थोड़ी कुछ होगा, वहाँ पर मॉस भले नाम लिखा है, मैंने जब मॉसेस पढ़ाए थे वहाँ पे कुछ फैक्ट बताए थे आपको। लाइकेन इसे वुल्फ मॉस के नाम से जाना जाता है। ये मॉस स्तनधारियों के लिए जहरीली होती है, स्तनधारी भी हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इससे ऐतिहासिक रूप से भेड़िया और लोमड़ियों के लिए जहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर भेड़िया ज़्यादा मात्रा में, लोमड़ियाँ हैं तो उनको वो खा लेते हैं इसे और मर जाते हैं, ठीक है, और फिर इंसान खा लेता है नहीं। नेक्स्ट बताइए, देखो कितने एग्जामों में पूछा गया है, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है। ये कितना अच्छे से पढ़ाया था मैंने, और इंग्लिश नाम बताऊंगा ना तो सब लोग तुरंत आंसर लगा देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हिंदी नाम भी आप जानो। यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं, मैं एक बार आप सभी लोगों को बोल देता हूं कि लाइक करते चलिए दोस्त सभी लोग, और नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये डेमो क्लासेस चल रही है आपके लिए, कंप्लीट क्लास अगर आप लेना चाहते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 को टारगेट करके भी चल रही है और 4.0, ये प्रैक्टिस सेशन आपका पेपर तक चलता रहेगा, तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़िए। और अगर आप 499 वाला कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप 7509985404 पर मैसेज करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए सभी लोगों के आंसर आ गए, उषा मीना जी, पूनम जी, ओके, सोनाली जी, हाँ चलिए इधर संगीता जी, भागरथी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो देखते हैं भैया, इसको बोला जाता है बी इज द राइट आंसर, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब होता है ऊगेमस। मैंने आपको बताया था ऊगेमस और एक जुडियोगेमी, दो बताए थे मैंने आपको। ऊगेमस में क्या होता है, यहाँ पर मादा वाला भाग बड़ा होता है। देखो अब आपको सब याद आ जाएगा, देखो कितनी बार पेपर में आया है, ये देखो ऊगेमस आ रहा है, याद आ रहा होगा अब तो अच्छे से आपको। तो ऊगेमस में क्या होता है, विषम युग्मकी होता है। यहाँ पर जो नर युग्मक होता है वो छोटा होता है आकार में, और क्या होता है, वो गतिशील होता है, गतिशील होता है, जबकि मादा बड़ा होता है और कैसा होता है, गतिहीन, स्थिर होता है। लेकिन ये जाता कैसे है, तो ये जुडियोगेमस के द्वारा जाता है, पानी में बहते हुए मिलने के लिए जाता है, उससे मैंने आपको पढ़ाया था। तो याद रखना, इंग्लिश नाम ऊगेमस और हिंदी नाम विषम युग्मकी है। तो पेपर में कभी पूछ ले तो आप सब लोग बता देना, ज़्यादातर जानवरों में होता है, ठीक है, ये जानवरों में भी होता है, हमने पढ़ा था, हमारे अंदर भी ऐसा ही सिस्टम है। ब्रायोफाइट्स, फर्न और जिम्नोस्पर्म जैसे पौधों में भी यही होता है। क्लियर। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित टेरिडोफाइट में किसका तना मरुद्भिद और जलोद्भिद दोनों प्रकार का लक्षण दर्शाता है। मतलब मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, थ्योरी जब हमने इसकी पढ़ी थी तो हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीट किया था। किसका फ़ोन आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग बढ़िया आंसर देने की कोशिश कीजिए। हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। सोनी कुमारी जी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अब आपके में ऐड करवा देंगे हल्की सी, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में ही देंगे ना, दिक्कत ये, और बहुत सारे हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जा रहे हैं तो फिर उन्हें दिक्कत आती है। इसलिए मैंने पूरा कोर्स हिंदी में और साथ ही साथ थोड़ी लैंग्वेज उसमें इंग्लिश भी डाली है, तो खासकर हिंदी मीडियम को डिज़ाइन किया गया है। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये दावा है मेरा, आप देख लेना। आपको नॉर्मली जो मैं पढ़ाता हूँ ना जनरल वालों को, तो वो अलग है और ये लेवल अलग है, ध्यान देना। तो आपको मैं दोनों लेवल टच करा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। चलो सबके आंसर लगातार आ रहे हैं, सोनाली जी,
निराशा जी, उषा मीना जी, 87, शोभा देवी जी। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो हॉर्स टेल, सी इज द राइट आंसर, इक्विसिटम। इक्विसिटम मैंने आपको ये बताया था भैया, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कैसे थे, वेस्क्यूलर गैमेटोफाइट्स थे, मतलब संवहनीय ऊतक तो इनमें पाए जाते थे लेकिन बीज नहीं पाया जाता था। तो याद रखना ये मुख्यतः पानी के आसपास होते थे, लेकिन ये वाला मरुद्भिद और जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट और जेरोफाइटिक दोनों को गुण दर्शाता है। और ये कैसा दिखता है, ये घोड़े की पूंछ के जैसा दिखता है, देखिए ये ऐसा दिखता है, हॉर्स टेल की जैसा दिखता है, इसीलिए टेरिडोफाइट्स को प्रथम वेस्क्यूलर। ये देखो ये लाइन अब आपको समझ में जाएगी, वैसे तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी। ये देखिए फर्स्ट वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस, मतलब मैंने पढ़ाया था आपको प्रथम संवहनीय। क्रिप्टोगेमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीज रहित है, बीज नहीं होता है। और याद रखना अगर आप एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान भी पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है परसों से। कल हमारा फ्लोवर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ही जाएंगे, हमारा मॉर्फोलॉजिकल कंप्लीट हो जाएगा। लाइव क्लास 3 बजे चलती है। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। गुड इवनिंग। पानी में फंस गए थे मेघा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बरसात का मौसम ही चल रहा है। चलिए, क्योंकि सर्वप्रथम संवहन ऊतक का प्रमाण इसी में मिला है। टेरिडोफाइट स्थलीय, जलीय और मरुद्भिद सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका इक्विसिटम है, हॉर्स टेल है, याद रख लेना, ठीक है। मरुद्भिद तथा जलोद्भिद दोनों प्रकार के लक्षणों को दर्शाता है। इक्विसिटम मरुद्भिद में इसकी लंबाई ऊंचाई इतनी आप बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिखता है। इसकी पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन में जिन्होंने परचेज कर रखा है वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलें आगे। चलिए, सभी लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करते चलना, नए नए लोग चैनल को लाइक भी करते चलना वीडियो को। किसमें, बीजांड अंडाशय से नहीं ढका होता है, मतलब ढका नहीं होता है। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल, वो ओवरी से ढका नहीं होता है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, जल्दी बताइए। चलिए, सोनी जी, कुमारी आरती जी, माही जी, पूनम जी, सोनाली जी, इधर सांगवी जी, सुषमा जी, नीलम जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ये सारे अलग अलग स्टेट एग्जामों में भी पूछे गए हैं और आपसे आपके पीजीटी में, संविदा शिक्षक में, सभी जगह पूछे जाएंगे। आपको सरल चीज़ें पढ़ाकर मैं गुमराह नहीं करना चाहता, हर चीज़ हम पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, ताकि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आपका हो तो क्लियर हो जाए। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, बीजांड। बीजांड मतलब ओव्यूल, जिससे बीज का निर्माण होता है, वो अंडाशय से ढका ही नहीं होता। अंडाशय मतलब जिसको आप खाते हो, फल वाला भाग, फल पाया ही नहीं जाता है। तो याद रखना वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्न मतलब नग्न, स्पर्म मतलब आपका बीज। तो याद रखना यहाँ पर बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है। देखिए कैसे पाया जाता है, ये पाइनस, साइकस मैंने आपको पढ़ाए थे, ये बीज हैं, ऊपर ही दिख रहा है। इससे आपको तेल मिल जाता है, किसी से साबूदाने वाला भाग मिल जाता है, किसी से कुछ मिल जाता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जा रहा है। पौधे में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है, पहली बात तो। अनावृत बीजी पौधे बीजीय पादपों का एक उपसंग है, बीजीय पादपों का एक उपसंग है, जिसमें बीज तो बनता है परंतु बीज नग्न रूप से पादपों में ही लगे रहते हैं, अर्थात इनके विकास बीज किसी खोल भित्ति या फल बंद नहीं होता है, अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। ये पढ़ाया था। और जो मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ आपको, परसों से क्लास स्टार्ट होने वाली, जो आपका मतलब चल ही रहा है क्लास, तो मॉर्फोलॉजी कल या परसों खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा कि बीज के अंदर जो बीजाणुधानी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या होता है, कहाँ से फल बनते हैं, सत्य फल, असत्य फल, एक एक चीज़ पेपर ओरिएंटेड आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और खासकर टीजीटी वालों के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ चल रहा है, तो आप इंतजार मत कीजिए, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मरोदभिद नहीं है, बताइए। अब आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा तो आप लोग तो बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो। अभी मैं 2 मिनट बाद बोलूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि सर समझ में आ रहा है। अभी आप खुद पढ़ के बताइए मुझे। ये सब पेड़ पौधों के वनस्पति नाम है। चलो जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर दो और लाइक भी करते चलिए। भाई बिहार पीजीटी जिनका एग्ज़ाम आ ही चुका है 19 तारीख को, वो पूरी ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी वाले संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का हमारा सिलेबस चल रहा है, आप उसको इनरोल कर सकते हैं मध्य प्रदेश वाले। चलिए, तो यहाँ पर पूनम जी, माही जी, सभी के आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इधर मेघा जी का आंसर, भागीरथी जी, सांगवी जी, नीलम जी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आइकॉर्निया क्रेसिपस, इसको बोलते हैं जलकुंभी। अब आप बोलोगे चलिए देखिए 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 देखिए, आज तक नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। लवणोद्भिद का मतलब क्या होता है? हेलोफाइटिक। क्या होता है? हेलो 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 हेलोफाइटिक होता है, मतलब नमकीन, नमकीन भूमि में उगते हैं ये। नमकीन, नमकीन मतलब हल्का सा, ये तो या तो नमक जैसा इन कुछ भाग निकाल देंगे, नमकीन जगह चाहिए इनके लिए। तो जो आपका डिस्टिकुलस साइट स्ट्राइएटा, ध्यान सुनना, नाम ही ऐसे रखिए इनके, ये साइंटिफिक नेम है। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये पौधा मिल जाएगा, कहीं पर नदी वदी होती है वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप देखोगे आर्टिमिसिया ट्राइटेंडेंटा, ये सब पेपर में पूछा है, मन से नहीं बता रहा मैं। और ये देखिए ये आपको इस प्रकार का पौधा मिल जाएगा, ये भी आपका क्या होता है? लवणोद्भिद होता है। और साथ ही साथ राइजोफोरा भी इस प्रकार का रहता है, मैंग्रोव टाइप की वनस्पति रहती है। लेकिन आइकॉर्निया इसे जलकुंभी के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार दिखता है ये नमकीन भूमि में नहीं पाया जाता है, याद रखना। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये नॉर्मली आपको दिखाई देता है, याद रखना, पानी में, सामान्य पानी में। तो आइकॉर्निया क्रेसिपस जलकुंभी लवणोद्भिद हेलोफाइटिक पौधा नहीं है, ये पानी में तैरने वाला एक जलीय पौधा है। मूलतः अमेजन में पाया जाता है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है। देखने में सुंदर लगता था इसलिए भारत लाए थे। आज इतना खतरनाक है कि इसे आतंकवादी पौधे के नाम से जाना जा रहा है, इतना खरपतवार पैदा कर दिया इस पौधे ने। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था, किंतु अब भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? 7 जुलाई को सीटेट है आपका, तो बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा, लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक इमारती लकड़ी देने वाला पौधा नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा, क्योंकि आपको पता है आर्थिक वनस्पति भी आपके चैप्टर में है, एक पूरा पोर्शन आर्थिक वनस्पति का लिख के दिया है, तो मैंने आपके हर एक उससे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलो भाई सभी के आंसर आने लगे हैं, ओके ओके ओके। निम्न में से कौन सा, चलिए समय होता है समाप्त, अब आंसर आना चालू हो गए हैं। भागीरथी जी, सोनी जी, नीलम जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा व्यावसायिक इमारती का मतलब होता है कि आप घर बनाने में किसका यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मोरिंगा ओलीफेरा, आपने ये देखा होगा, आपने वो एक फली खाई है, लंबी लंबी सी फलियाँ आती हैं, इस प्रकार के आपके पेड़ में लगी रहती हैं। एक पेड़ लगा रहता है, झाड़ टाइप का एक पेड़ रहता है ऐसा, जिसमें क्या होती हैं, ऐसी ऐसी फलियां लगी रहती हैं, लंबी लंबी सी, इतना खतरनाक तो नहीं, तो ऐसे फलियां लगी रहती हैं, उसमें फलियां टाइप की, जिनको आपने खाया होगा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। टेक्टोना ग्रैंडिस, ये टीक का पेड़ होता है, टीक होता है। मेंजीफेरा इंडिका आम होता है। डलवर्जिया सीसम होता है। चलिए तो सीसम, चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो मोरिंगा ओलीफेरा इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली फली आपने खाई होंगी, यही आ जाएगा आपका कौन सा वाला, ये ओलीफेरा, मोरिंगा ओलीफेरा। आपके गांव में क्या पता इसे किस नाम से जानते हैं, इस पेड़ को किस नाम से बोलते हो आप लोग? ये फलियां आपने खाई होंगी, चूस के ऐसे खा लेते हैं इनको। चलिए ओके, इतना सभी को क्लियर हो रहा है, दिख रहा है सभी को प्रॉपर? सभी लोग बढ़िया, यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए, नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हाँ साजन की साजन, सहजन, हाँ जो भी है, जो भी आप समझ गए, साजन बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। तो आपने खाया होगा, तो इसका कभी आपने इसकी लकड़ी देखो कैसी पतली पतली, इसके फर्नीचर तो बनते ही नहीं है, लेकिन देखो टिम्बर लकड़ी, मतलब जिनमें द्वितीयक जाइलम उत्पाद होता है, मतलब जिनमें मजबूत जड़ें पाई जाती, कैम्बियम एधा पाया जाता है, फर्नीचर तथा कमर्शियल प्रयोग में लाया जाता है। देखो जैसे शीशम को बोला जाता है डलवर्गिया, साल को बोला जाता है सोयरा, टीक को बोला जाता है टेक्टोना, आम को मेंजीफेरा। ये कभी कभी इनके नाम ही पूछ लेता है, तो आप सभी लोग एक बार इसकी पीडीएफ को बाद में भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बताइए, भ्रूणकोश के भित्ति से घिरा होता है। भ्रूणकोश मतलब एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था एम्ब्रियो सैक। चलिए सहजन बोलते हैं, हाँ बहुत सारे सभी लोगों के यहाँ पे मूंगा भी बोला जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, मुझे तो पता ही नहीं है हमारे उधर किस नाम से जानते हैं। चलिए भैया, सोनी जी का आंसर आ गया, चंदन कुमार जी का आंसर आ गया, नीलम जी, सांगवी जी और इधर माही कुमारी जी।
जल्दी जल्दी, समय होता है आप सभी का समाप्त। 87 शोभा जी, विकास जी, समय समाप्त। बादल गरजने लगे हैं, आसमां में जैसे बादल होते हैं मुझे दुख दुख होने लगती है। भ्रूण कोश के भित्ति से घिरा होता है, क्योंकि कब लाइट वाइट चली जाए। तो आप ध्यान सुनना, भ्रूण कोश की भित्ति से घिरा होता है। अब बहुत सारे लोग लगाएंगे बी, तो याद रखना बी क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। ये तो हमने पढ़ा था जब फर्टिलाइज होता है, जब नर और मादा युग्मक बनते हैं, तब भ्रूण जो आपका पोष है वो बनता है, ताकि एम्ब्रियो को क्या कर सके, पोषण दे सके। मैंने चित्र बना के आपको बताया था अच्छे से, तो याद रखना। तो यहाँ पर आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, तो जो गुरु बीजाणुधानी है, याद रखना गुरु बीजाणुधानी मतलब आप बोलोगे कि मेगा स्पोरेंजिया, तो इसी को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना। चलो मैं आपको उसके अंदर चित्र में दिखा देता हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणुधानी। देखो तो ये देखो, ये बीज का इस प्रकार आकार होता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने ये वाली संरचना सबको बताई थी अच्छे से। इसमें 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें 3 कोशिका ऊपर नीचे बीच वाले से मिलके क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। अब मैंने बताओ आपसे बोला था इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, मतलब आगे मतलब परसों पढ़ने वाले हैं लाइव क्लास में। तो इसको न्यूसिलस जो आप देख रहे हो ना, न्यूसिलस ये वाला भाग जो इसको एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो मतलब क्या जाएगा, मादा वाला भाग। ये मादा वाला भाग को क्या बोलते थे, याद रखना भ्रूण थैली कहा जाता है कभी कभी मादा वाले गैमेटोफाइट को, और जो ऊपर से ढका है उसको न्यूसिलस बोलते हैं, न्यूसिलस। तो न्यूसिलस भी कहते हैं किसको, मेगा स्पोरेंजियम को। मेगा स्पोरेंजियम मतलब गुरु बीजाणुधानी। इसके ये कहाँ पाई जाती है, गुरु बीजाणु पर्ण पर पाई जाती है, और इसमें क्या बनते हैं, तो मदर सेल बनते हैं, और उसमें क्या बनते हैं, हमने पढ़ा था कि मेगा स्पोर बनते हैं और माइक्रो स्पोर बनते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, उसको एक बार जाकर अच्छे से देख लेना। चलिए इतना क्लियर हो गया। देखो दोस्त, अगर वास्तव में ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आपके पेपर में आती है, तो आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। डॉट 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 का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतः कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना है। मतलब कोशिका के अंदर और बाहर चीज़ों को लाने ले जाने का काम कौन करेगा, ये बोल रहा है। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपके उसमें कोशिका भी लिखा हुआ है, तो मैंने उस लेवल का लिया हुआ है हर चीज़, याद रखना। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं, बस एक ध्यान दीजिए, सबके आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए मेगा जी का आंसर, सोनी जी, भागरथी जी, सभी लोगों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि भाई कोशिका के अंदर कौन लाने ले जाने का काम। मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए, 1 मिनट। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ये कहाँ पाई थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, उसको एक बार यहाँ पर आंसर आ रहा है, ध्यान। चलो आवाज़ आ रही है मेरी, ओके ओके ओके। चलिए यस आ रही है, अभी आ रही है, ओके ओके, चलिए आ रही है, आ गई, 1 मिनट, ठीक है। तो आप ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका गोल्जी का है, बी इज अ राइट आंसर। देखिए बी इज अ, जिन्होंने बी लगाया है, चलिए सभी लोगों को बी 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 बी, यस सर आवाज़ आ रही, बी वाले सही हो। देखो गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, मैंने आपको पढ़ाया था, शाम वाला 9 बजे वाला लेक्चर देखोगे, वहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ मैं, आपके सारे कवर होंगे। इस प्रकार की आप देखोगे तो पाइप नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी, पाइप नुमा संरचना, छोटे छोटे से पाइप इस तरह से, या फिर आप देखोगे ये इस तरह पाइप नुमा संरचना होती है गोल्जी बॉडी। तो ये पाइप नुमा संरचना क्या काम करती है, जो भी प्रोटीन वगैरह है, फूड वगैरह, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाने का काम रहता है, इसलिए इसको यातायात प्रबंधक बोला जाता है, कोशिका की माँ भी बोला जाता है इसको। तो ये बहुत काम करती है। चलिए देखते हैं, गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित करना, मतलब उनको पैकेजिंग करना, अंतः कोश के लक्ष्य तक पहुंचाना और बाहर श्रावण करना है। गोल्जी काय की पहचान 1897 में इटालियन वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने की थी। खोज भी अगर पूछ ले आपसे तो
की गई थी और 1898 में 1898 में उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये अधिकांशतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला अंग है जो प्रोटीन और लिपिड्स अणुओं को संशोधित करने और विश्लेषण करने, मतलब विशेष रूप से कोशिकाओं के निर्यात के लिए प्रोटीन को संश्लेषित करने में मदद करता है। सरल भाषा में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन के बंडल बनाता है, बांधता है, इसलिए कोशिका की माँ बोला जाता है, पोस्टमैन बोला जाता है, पुलिसमैन बोला जाता है, यातायात प्रबंधक बोला जाता है। पूरा हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे, अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े होते हैं कहलाते हैं। कितना प्यारा प्रश्न है, अगर पेपर में आता है तो बहुत सारे लोगों की तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, लेकिन ध्यान देना आपके उसमें कोर्स के अंदर सीधा सीधा शामिल कर रखा है जेनेटिक्स को भी। तो मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स कवर करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज ही कोर्स कवर करा रहा हूँ। मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स आपका टीजीटी, पीजीटी और आपका संविदा शिक्षक सब कुछ कवर हो रहा है। तो आप यहाँ पर 7509985404 पर हमको मैसेज करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे आप बातचीत करके उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डेली 3 लाइव क्लास मिल रही हैं आपको, और क्या चाहिए, रिकॉर्डेड भी मिल रहा है। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो याद रखना यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड, ए इज अ राइट आंसर, सहोदर। अब आप बोलोगे सर हिंदी में, देखो हिंदी नाम इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को इंग्लिश तो आ ही जाएगा, मैं बताऊंगा हिंदी नाम भी आ जाए, सहोदर। यहाँ बोला गया है, देखिए अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा, ये देखो अपृथक, ये देखो ये सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। मैं एक बार और, ये वैसे मैंने आपको क्रोमोसोम में पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार और जैसे ही अपना एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट होगा मैं एक बार और आपको अनुवांशिकी पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें कंप्लीट करेंगे हम दोबारा से पूरी की पूरी चीज़ों को। तो आप लोग भी आकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखो ये संरचना, इस प्रकार से आपने संरचना देखी होगी गुणसूत्र की। तो ये जो आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग हैं किंतु एक जैसे एक ही जगह बंधे हुए हैं। इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। याद रखना सिस्टर क्रोमेटिड, सहोदर अर्ध गुणसूत्रण बोला जाता है। देखो ये आपस में जुड़े होते हैं, देख लो असली में ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड। नीचे वाला क्या, ये टेलोमियर बोला जाता है, सेंट्रोमियर। एक बार मैं आपको पूरा दोबारा से भी अच्छे से पढ़ाऊंगा 3 बजे वाली क्लास में, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस पर चलती है, एप्लीकेशन पर चलती है। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, याद रखना, इसको एक बार पढ़ लेना। अर्धसूत्रण जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं वे सहोदर अर्धसूत्र कहलाते हैं। सहोदर अर्ध गुणसूत्र डीएनए प्रतिकृति, मतलब डीएनए की ही पूरा का पूरा कॉपी होती हैं, निर्मित होते हैं। गुणसूत्र को 2 समान प्रतियां होती हैं जो सूत्र केंद्र नाम से संरचना द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसको आप मैं एक बार पीडीएफ दूंगा तो आप पढ़ लेना, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्वों का महत्व है? जब मैंने आपको पोषण पढ़ाया था उसमें ये पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। प्लांट न्यूट्रिशन में मैंने ये कवर कर रखा है आप लोगों को। और ध्यान देना सभी लोग जितने YouTube पर देख रहे हैं लाइक करते चलिए, और 9 बजे वाली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आज 9 बजे वाली क्लास में टॉपिक 1 कंप्लीट हो जाएगा। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, और आज पूरी शाखाएं रैपिड रूप से चलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। चलिए सर एग्ज़ाम में तो ऑप्शन इंग्लिश में ही, हाँ एग्ज़ाम में ऑप्शन इंग्लिश में भी आएंगे आपको, आप टेंशन मत लेना। लेकिन आप कभी कभी ऐसा रहता है कि हिंदी में वो ऐसे शब्द दे देता है, इसीलिए। बाकी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर इंग्लिश भी आपको दे रहा हूँ, ऐसा लगेगा तो इंग्लिश भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए चलो समय निकलते जा रहा है सभी लोगों का। यहाँ पर रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए याद रखना डी इज अ राइट आंसर, पोटेशियम होता है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। रंध्र क्या काम करते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। ऐसी संरचना होती है, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये देखिए स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, और बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों के अंदर। ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं ताकि पौधों का नियमन हो सके, ताप का नियमन। और ये कौन करता है, तो इसके अंदर जो गार्ड सेल दिखाई दे रही है ना आपको, गार्ड कोशिकाओं के द्वारा ये किया जाता है। याद रखना है, यही खुलती और बंद होती हैं। क्लियर? तो इसको आप एक बार पूरा का पूरा जो मैंने दिया है, इसकी मैं पीडीएफ दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पर लिख कर भी प्रोवाइड की है। तो आपके एप्लीकेशन में आज मैं डाल दूंगा, तो इसको पढ़ लेना। पेपर में बिना पढ़े बिल्कुल मत चले जाना। अभी अपने पास समय कम है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ।
तनाव स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव हार्मोन। जब मैंने प्लांट हार्मोन पढ़ाए थे आपको 7 इंपॉर्टेंट, जिनमें से 5 और 2 अलग अलग करे थे। चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। समय निकलते जा रहा है आप सभी लोगों का। चलिए समय होता है समाप्त, समय समाप्त हो गया। तनाव स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है देखिए, तो आप सभी को पता है ऑक्सिन वृद्धि कराने का काम करता है, जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी साइटोकाइनिन की खोज मिलन की ये रोकता है। ये एफसी6 सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, यहाँ पर ध्यान देना। एफसी6 ABA के नाम से जाना जाता है। ये पत्तियों में रंध्रों को खुलने और बंद होने के लिए भी जिम्मेदार होता है, वृद्धि अवरोधक के रूप में काम करता है, पत्तियों में तनाव पैदा कर देता है। इसको डिटेल में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, देखिए आपको। तो ये एफसी6 अम्ल इस प्रकार से है, ABA पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। यह पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है, साथ ही साथ जिस कारण इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता, नहीं तो क्लास का मुझे तो टाइम ही देख लो, 15 क्वेश्चन में ही तो 40 मिनट अपने चलेगा। मैं सोचता हूँ कि 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ एप्लीकेशन पर, तो उसको आप पढ़ के आना तो आपको ये चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है दोस्त, तो आप मत देखो 400-500 रुपये। अगर आप जुड़ते हो तो डेफिनेटली जितने लोग जुड़े हैं उनसे पूछना कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी, ठीक है। चलिए वर्ग ने खोजा है, देखो ये देखिए सांघवी जी ने बता भी दिया है कि किसने खोजा है। तो कौन सी, हमने 7 की खोज करता सबके देखे हुए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बताओ मुझे, पारिस्थितिकी तंत्र पूरा पढ़ा दिया है मैंने, पूरा मतलब इसमें अभी बचा हुआ है कुछ पार्ट, लेकिन पारिस्थितिकी तो कवर कर दिया। पारिस्थितिकी कवर हो गया हमारा, हाँ पर्यावरण के अंतर्गत। अभी ओजोन लेयर वाला बचा है पर्यावरण में अपना, हाँ ओजोन बचा हुआ है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बचा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया है, जल्दी से बताइए, समय निकल रहा है आप लोगों का। चलिए समय होता है समाप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर है। टोंसले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, ध्यान देना, टोंसले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, पारिस्थितिकी तंत्र दिया। और अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकी होती है, इसमें जैव विविधता अलग आती है। जब कोई जीव अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के जीवों से, अपने आसपास के क्षेत्र से, चाहे वो जैविक कारक हो या अजैविक कारक, उसके साथ में संपर्क स्थापित करता है, अपने संबंध स्थापित करता है, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसको मैंने कम से कम 5, 6, 7 क्लासों में आपको डिटेल में पढ़ाया है, आप जाके कोर्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, गेहूं में पीला रतुआ रोग का कारण क्या है। पीला रतुआ, सतुआ मत समझिए, सत्तू तो खाया होगा बहुत सारे लोगों ने। चलिए पीला रतुआ, इससे क्या होता है, पत्ती पीली पीली सी हो जाती हैं, किसके कारण होता है बताइए। कवक लग जाते हैं उनमें, कौन सा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, शोभा जी का सही था, बी दिया था उन्होंने आंसर, माही जी। इधर भैया सुषमा जी का आंसर आ गया, सोनी जी का, सांघवी जी, नीलम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने लगे यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, रतुआ रोग, तो ये आ जाएगा पक्सीनिया आपका स्ट्रीफॉर्मिस के द्वारा, ग्रेमिनीज। अब देखो, अब आप बोलोगे ये रोग अभी आपने पढ़ाया नहीं, तो पैथोजेंस के अंदर में आपको रोग वगैरह पूरे कंप्लीट कराऊंगा, तो वहाँ पूरी अपन एक एक चीज़ को, कौन सा कवक से हो रहा है, कौन सा शैवाल, जो हमारा चल रहा है, मॉर्फोलॉजी के बाद में भ्रूण, भ्रूण के बाद में मैं आपको थोड़ा एनाटॉमी के बारे में भी बताऊँगा जो आपको पढ़ा दिया उसके अलावा, और इसको हम चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप देखिए पक्सीनिया क्या है, यहाँ देखो इस प्रकार से ये क्या कर देता है, देखो गन्ना, ये आपका गेहूं है, उसमें इस प्रकार से ये क्या कर देता है, उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण गेहूं में पीला रतुआ रोग हो जाता है। बहुत सारे लोग टिटिकम लगा दिया था, टिटिकम एस्टिवम उसके नाम के चक्कर में। यह गेहूं की एक गंभीर बीमारी है जो ठंडे और नम मौसम वाले क्षेत्रों में होती है। पीले रतुआ का विशिष्ट लक्षण वयस्क पौधों की पत्तियों पर पीले नारंगी, ऐसा आपने देखा होगा आपके खेतों में, ठीक है, रंग की पुटिकाओं, पुस्ट्यूल्स का समांतर पत्तियों में पाया जाता है, खड़े में। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस एक बेसिडियोमाइसिटीज, हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े थे, बेसिडियो, एस्को, ड्यूटीरियोमाइसिटीज, तो उसके अंदर ये अगर पूछ ले तो आप बता देना। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आने वाला एक कवक है, जो कि एक बाध्य बायोट्रॉफिक परजीवी है, परजीवी होता है, याद रखना, बायोट्रॉफिक। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है। अब आपको अगर ये चीज़ें कठिन लग रही हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा,
सर हमारे इधर होता है, अरे सब जगह ही होता है, हमारे उधर भी होता है। ये खतरनाक चीज़ है, इसलिए दवाई ववाई छिड़क के रखनी पड़ती है, क्या करें। बताओ नेक्स्ट बताओ, गोल्डन राइस के लिए सही है, बताओ गोल्डन राइस के लिए कौन सा सही है, गोल्डन राइस के लिए कौन सा सही है। एप्लीकेशन वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग, ये मोस्ट क्लास एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन यूट्यूब पर भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं अभी डेमो क्लासेस। अगर आप एप्लीकेशन से हमारी जुड़ते हैं तो ये क्लास आपको रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है वहाँ पर, पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल रहा है। चलिए, मतलब डेली की आपको 3-3 क्लासेस मिल रही हैं, लाइव और रिकॉर्डेड 300 से ज़्यादा क्लासेस मिल रही हैं। चलिए, और अगर कोई परचेज करना चाहे तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 7509985404। चलिए भाई, कुमारी आरती जी, नीलम जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। गोल्डन राइस क्या है? सबसे पहले तो देखो, पहले एक चावल था क्या है भी, चावल में विटामिन ए की कमी हुई। बहुत सारे लोग जो बिहार वगैरह हैं, दक्षिण भारत वाले हैं, वो चावल पर ही जिंदा रहते हैं। तो जब इनको चावल खाया, उनके अंदर विटामिन की कमी हुई, तो आंखों से संबंधित रोग होने लगे, रतौंधी। उनको ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने उनमें क्या कर दिया, जीन डाल दिया नया। तो जैसे ही उन्होंने जीन डाला तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गई, वो अनुवांशिक रूपांतरित फसल हो गई। तो अनुवांशिक रूपांतरित फसल होने के कारण उसका कलर भी चेंज हो गया। तो कलर चेंज हो गया तो सबसे पहले तो बीटा कैरोटीन युक्त चावल था ये, क्योंकि ध्यान देना, इसमें हमने वो जीन डाल के ही हमने सारी चीज़ें डाली हैं, मतलब बीटा कैरोटीन के कारण पीला हो गया, पीला रंग। और जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड था। तो याद रखना, ये सभी संभव तीनों चीज़ें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए और जेंथोफिल के संचय के कारण सुनहरा चावल पीले रंग का होता है, और ये आनुवांशिक रूप से संशोधित बायो फोर्टिफाइड फसल है। बायो फोर्टिफाइड मतलब जीएम बोल देते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान और इसके राष्ट्रीय भागीदारों ने विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस विकसित किया। यहाँ से कम 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस संस्था ने किया, वो संस्था कहाँ है, क्यों किया, क्या होता है। तो ये आप इसको हल्के में मत लेना, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। ये पीला वाला और ये सफ़ेद, 2 प्रकार के, आपने अधिकतर यही खाया होगा, ये बहुत कम लोगों ने खाया होगा, बहुत शादी ब्याह में खाया होगा। तो आप ये मत समझना, वो तो कलर मिला देते हैं बहुत। तो नेक्स्ट बताइए, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन चारगॉफ तुल्यता नियम के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा चारगॉफ तुल्यता नियम के बारे में सही नहीं है, बताइए। चारगॉफ तुल्यता नियम के बारे में कौन सा सही नहीं है? चले भैया, नीलम जी का आंसर आ चुका है, सोनी जी का आंसर है, भागीरथी जी का, कुमारी आरती जी का, सब लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। आदित्य जी का आंसर आ गया, मानसाराम नरगमे जी, पूनम जी, चलिए सबके आंसर आ रहे हैं। तो देखो, बहुत प्यारा प्रश्न है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है किसके अंदर, जब मैंने कोशिका पढ़ाई थी उसके अंदर, वैसे आनुवांशिकता में भी पढ़ा दूंगा। आप सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा चारगॉफ तुल्यता के नियम के बारे में सही नहीं है? तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था, देखो जो चारगॉफ है, इन्होंने बताया था कि हमेशा ATCG एडिनिन, और ये क्या होगा, हमेशा ये आपस में जुड़े होंगे, डबल हाइड्रोजन और ट्रिपल हाइड्रोजन मत। ए हमेशा T से जुड़ा होगा, C हमेशा G से जुड़ा होगा। इसका A का फुल फॉर्म होता है एडिनिन, क्या होता है, एडिनिन, एडिनिन। T का फुल फॉर्म होता है थाइमिन, थाइमिन। C का होता है साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। और G का होता है ग्वानिन, ग्वानिन होता है G का। तो हमेशा ये देखिए, हमारे DNA के अंदर बने होते हैं इस प्रकार, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो ATCG इस प्रकार से ये आपस में जुड़े होते हैं डबल ट्रिपल बंद के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो A और T बराबर होते हैं G और C, ये कथन सत्य है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर A/T मतलब A/T बराबर C+G, ये गड़बड़ लग रहा है, और चेक कर लेते हैं। T/A बराबर C/G, तो बिल्कुल बराबर है। ATCG, तो बिल्कुल ये भी बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों का एक एक उठा के देखें तो G और C बराबर 1 हो जाएगा, ये भी सही है।
मतलब हमेशा ये बराबर होंगे, ATCG दोनों बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करके इनका गुणा उड़ा कर रहे हैं। तो याद रखना ये बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिवाइड में कर दिया और इधर प्लस में कर दिया है। तो आंसर चेक कर लें एक बार, बी इज अ राइट आंसर। चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर और क्या लिख कर दिया है, समझिए आप। A/T बराबर C+G चारगाफ के नियम के बारे में सच नहीं है। चारगाफ का नियम 1950 में प्रकाशित हुआ था। चारगाफ के नियम के अनुसार एडेनिन की मात्रा, ये लो, एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर होती है। एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा। ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होगी। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा, याद रखना। A+T बराबर C+G अर्थात एडेनिन का थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का अनुपात हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये सब सही थे लेकिन इसमें गड़बड़ हो रही थी अकेली। समझ में आया? DNA में पाया जाता है, देखो ये DNA है आपका, DNA है, DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर जो जीन रहता है वो इस प्रकार बना होता है। अगर इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो उत्परिवर्तन हो जाता है, मतलब जेनेटिकल डिसीज़ हो जाती हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम और सुपर मेल सुपर फीमेल, बहुत सारी बीमारियां मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, पूरी जो आपके सिलेबस में दी है। एक बार जाके अच्छे से पढ़ लो, तो मैंने सब कुछ दिया है आपको। चलिए उम्मीद है इतना क्लियर हो गया। बाद में देखने वाले भी सभी बिहार PGT TGT वाले या सीटेट देने वाले सभी लोग लाइक ज़रूर करना। संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तो डेट आने वाली है, आपका भी पूरा प्रॉपर चल रहा है, रिवीजन करते रहना जो पढ़ा दिया मैंने। बता कि बाहर, मतलब हमारी कोशिका के जो बाहर कण डले हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए समय निकल रहा है। चलिए ओके मेगा जी, अब समझ में आ गए, ठीक है। चलो समय निकल रहा है। चलिए आप सभी लोगों का समय होता है समाप्त। तो याद रखना यहाँ पर इसको बोला जाता है विरियॉन्स के नाम से जाना जाता है। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर जो कण रहते हैं उन्हें विरियॉन्स के नाम से जानते हैं। विरियॉन बोले तो कंप्लीट वायरस के रूप में रहता है, बस इसमें टेल और इसके जो हाथ पैर हैं वो नहीं होते। देखिए इस प्रकार से वायरस स्वतंत्र रूप से निर्जीव होता है जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाता है। एक परिपक्व विषाणु को जीवित कोशिकाओं के बाहर विरियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण या कैप्सिड बना होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है जब मैंने आपको पढ़ाए थे वायरस, बैक्टीरिया, ये चैप्टर के अंदर मैंने आपको कंप्लीट कराया है दोस्त। तो आज का समय यहीं पर हो चुका है, होने को तो बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे पास, तो इसका आंसर आप सभी लोग आज कमेंट बॉक्स में देना। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? बहुत सारे, लेकिन अब समय का अभाव है, यहाँ पर समय हो चुका है। तो आज हम 20 क्वेश्चन तक ही यहाँ पर इसको रोक रहे हैं, तो ध्यान देना। अगर आप सभी लोग ठीक है, चलो तो एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आप सभी लोग परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, तो मात्र 499 रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो आप सभी लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और TGT में तो आपका कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सब कुछ मिल रहा है, तो ये भी आप इससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर MCQ इसी पूरे कंप्लीट सिलेबस के चल रहे हैं आपके, जो PGT TGT वाला सिलेबस है, आप कंप्लीट जो है, जो मैं बॉटनी में कवर करा रहा हूँ उसके कंप्लीट MCQ चल रहे हैं। आज शाम वाली क्लास में जीव विज्ञान की शाखाएं पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से कोशिका चालू होगा, तो 9 बजे वाले में भी जुड़ना मत भूलिए। कृष्णा आर्या जी, सर एप्लीकेशन में जो नाम है, तो आपने उस पर नाम की जगह नंबर डाल दिया होगा, इस चक्कर में वो आ रहा है। चलिए एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो साइंस वाले हैं, आप चाहे उत्तराखंड स्केलर वाले हों, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो आपके लिए साइंस अगर आपको पढ़ने में मज़ा ना आए तो रिफंड हो जाएगा। इतनी प्यारी तरीके से आपको न्यूमेरिकल से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी हर कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको विश्वास और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, सभी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 2 के लिए भी क्लास चल रही है। तो आज का होमवर्क प्रश्न क्या है आप सभी लोगों के लिए? होमवर्क प्रश्न हमारा, देखो ये बहुत सारे कवर कराने थे मुझे, लेकिन ये होमवर्क प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो अब आप लोग बोलोगे सर अगर हमें कोर्स परचेज करना है तो कहाँ संपर्क करें? तो आप संपर्क कर सकते हैं 7509985404, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करें,
ठीक है। व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पूरी फुल कोर्स की इंक्वायरी मिल जाएगी। और अभी मात्र कितने में मिल रहा है, 499 रुपये में आपको मिल रहा है, और बाकी का पता नहीं फिर आगे का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यूट्यूब वाले भी लाइक से सब्सक्राइब करें, और 9 बजे वाले सब लोग यूट्यूब पर आना, ठीक है। चलिए धन्यवाद।